आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स यानी अनुलाभों का मूल्यांकन। सैलरी चैप्टर आपका चल रहा है और इससे पहले पिछली क्लास में हमने प्रोविडेंट फंड्स के बारे में पढ़ा था। उसके आगे का टॉपिक है अनुलाभों का मूल्यांकन। परक्विजिट्स वो होते हैं जो किसी कर्मचारी को यानी किसी एम्प्लॉय को अपने नियोक्ता से यानी एम्प्लॉयर से एक्स्ट्रा यानी नॉन मॉनेटरी टर्म्स के रूप में इनको मिलते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, सैलरी के अलावा भी आपके एम्प्लॉयर आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ देते हैं एक्सेप्ट मॉनेटरी टर्म्स, यानी मॉनेटरी टर्म्स के अलावा। जैसे सैलरी जो आपको कैश में मिलती है उसके अलावा कुछ सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि रहने का मकान, कार की सुविधा, कुक की सुविधा, हेल्पर, स्वीपर, ये सब सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये जो सुविधाएं आपको मिलती हैं आपके लिए अनुलाभ कहलाती हैं। और ये जो सुविधाएँ हैं ये कर योग्य होती हैं। तो देखिए किस तरीके से इन सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है, देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका किराया मुक्त मकान रहने की सुविधा। तो किराया मुक्त जो मकान आप रहते हैं तो ये आपका नियोक्ता आपको देता है। तो इसमें आपको ये देखना होता है पहले कि ये सुसज्जित है या असुसज्जित, यानी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो जो उस मकान की वैल्यू होती है वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। तो जब आपको किराया मुक्त रहने का मकान दिया जाता है, इसका मतलब आपसे उस मकान का किराया वसूल नहीं किया जा रहा है और आपको वो मकान रहने के लिए दिया गया है। तो क्योंकि ये मुफ्त है तो ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है कि मकान असुसज्जित है कि सुसज्जित है। ठीक है, तो असुसज्जित है तो आपको केवल वह राशि इसकी टैक्सेबल होगी जो कि अगर किराया वसूल किया जाता और कर्मचारी इस मकान में रहने के बदले जो किराया देता, जो राशि देता, वो इस मकान की सुविधा का मूल्यांकन हो जाता। लेकिन अगर कर्मचारी से कुछ हिस्सा या कुछ राशि मकान में रहने के नाम पे वसूल की जा रही है तो जो उसकी मूल्य है, सुविधा का जो मूल्य है, उसमें से वो राशि घटा दी जाएगी। जो बचेगा वो उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक मकान रहने के लिए दिया गया, तो उस मकान का जो किराया है अगर वसूल किया जाता तो 10,000 रुपये महीना होता, तो उस सुविधा का मूल्यांकन हो गया 10,000 रुपये महीना। लेकिन अगर आपसे मुफ्त में मकान में रहने के नाम पे 2,000 रुपये आपसे काटे जा रहे हैं आपकी सैलरी में से, तो 10,000 में से 2,000 घटा देंगे, जो बचा हुआ 8,000 होगा वो उस मकान की सुविधा का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो सुसज्जित मकान होते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा फर्नीचर के, देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, फर्नीचर के 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं। फर्नीचर की जो कॉस्ट आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसका जो 10% आप लेंगे वो उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्नीचर व घरेलू उपकरण जिसका स्वामी नियोक्ता नहीं है, अर्थात नियोक्ता ने अगर उनको किराए पर लेकर अपने कर्मचारी को यूज़ करने के लिए दिए, तो जो नियोक्ता जो किराया उसका चुका रहा है तो वो किराया उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाता है। तो देखिए ये जो हमने बात करी सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब हम बात करते हैं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध मकान सुविधा का मूल्यांकन। अगर सरकारी कर्मचारी को मिलता है तो अभी जो 2 हमने पॉइंट्स पढ़े उस तरीके से मूल्यांकन कर लिया जाएगा, यानी कि जो उसका वसूला जाता किराया अगर मकान का, तो जो मकान की जो वैल्यू है किराए की, तो वही उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन यदि मकान हमने अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराया हुआ है तो देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट है असुसज्जित मकान का मूल्यांकन। तो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन है तो उसमें भी एक कंडीशन आएगी कि यदि मकान का स्वामी नियोक्ता यानी खुद गवर्नमेंट जहाँ भी वो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो उसका जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर, उसका ही खुद का मकान है और उसने अपने कर्मचारियों को रहने के लिए दे रखा है, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो मकान है वो कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है। अगर वहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है तो आपको 7.5% के हिसाब से 7.5% किसका, वेतन का, वो सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है आबादी तो आपकी सैलरी का वेतन का 10%, और 25 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे आपको 15%, वेतन का 15% के बराबर उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, आबादी 10 लाख या उससे कम, 10 से 25 लाख और 25 लाख से ऊपर। अलग अलग रेट में आपके फर्स्ट केस में 7.5%, दूसरे में 10%, तीसरे में 15%। ये तो तब हुई बात जब मकान खुद स्वामी का हो। लेकिन अगर मकान स्वामी का नहीं हो और उसने किराए पे लेकर दिया हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 15%, यानी जितना कर्मचारी रहा है उतने महीने का जो उसका वेतन है उसका 15%, या फिर नियोक्ता
जो किराया दे रहा है उन दोनों में से जो कम होगी वो उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। यानी कि अगर नियोक्ता ने खुद किराए पे लेकर मकान अपने कर्मचारी को यूज़ करने के लिए दिया है तो ऐसे केस में कर्मचारी को उस सुविधा का मूल्यांकन जो निकाला जाएगा वो 2 पॉइंट्स में कंपेयर करके निकाला जाएगा, या तो उसका वेतन का 15% या फिर नियोक्ता जो किराया चुका रहा है वो, दोनों में से जो कम होगा वो उस सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। इसी केस में अगर हम सुसज्जित मकान की बात करें तो आपको फर्नीचर और घरेलू उपकरण के 10% एक्स्ट्रा, लागत के 10% आपको एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं। तो ये कंडीशंस हमने पढ़ी, मकान अगर स्वामी का हो या नहीं हो और सरकारी कर्मचारी का हो या नहीं हो। तो इसमें देखिए वेतन यहाँ पर आया था 10% वेतन, 15% वेतन। तो वेतन यहाँ क्या होगा, तो वेतन से यहाँ मतलब है मूल वेतन, बोनस, कमीशन, महंगाई भत्ता, अगर वो सेवा शर्तों के अधीन आपको मिल रहा है तो। अन्य सभी कर योग्य भत्ते एवं अंशतः कर योग्य भत्तों का कर योग्य भाग, यानी कि अगर आपको कोई और भी अलावेंसेस मिल रहे हैं तो उनका जो कर योग्य भाग होगा वो आपको यहाँ पे लेना है। और कोई आपको मौद्रिक प्राप्ति होती है जैसे कि मासिक पेंशन या अर्जित अवकाश वेतन की राशि, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। भारत के बाहर आपने उपार्जित किया है, भारत के बाहर उपार्जित वेतन भी सम्मिलित किया जाता है, और आपको सैलरी का अरियर मिला है, एडवांस सैलरी मिली तो वो भी यहाँ पे आपको वेतन में आ जाएगी। प्रश्न 6 पॉइंट देखिए, यदि प्रश्न में उचित किराया दिया गया तो मकान का स्वामी नियोक्ता वास्तविक किराया दिया गया तो मकान किराए पर लिया गया ही माना जाएगा। तो ये हैं आपके पॉइंट जिसमें आपको वेतन कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।